होता है, उसको बनाते वक्त किन चीजों का ख्याल। द क्लास वुड बी रिकॉर्डेड, और अगर आप लोग अलाउ करेंगे तो मैं इसको यूट्यूब पे दे दूंगा, अदरवाइज नो। सो या इट्स ओके। इट्स ओके। यूट्यूब पे देने का मेरा मकसद ये होता है कि वहां पे आप उसको स्पीड से देख सकते हैं, हर टाइम अवेलेबल होगा, और कोई और होता है तो उसको भी फायदा हो जाता है। सो इट्स हाँ जी। बेनिफिट। सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ यू। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सोल्व किया है, बस आई जस्ट वांट टू शो यू द फॉर्मेट कि हमारे पास जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, सो देयर आर अराउंड 5 आइटम्स। पेपर में आपको ट्रायल बैलेंस दी होती है, उसमें 5 आइटम्स होते हैं, उनको हम प्यार से बोलते हैं अल्सर। अल्सर, ए स्टैंड फॉर एसेट, एल स्टैंड फॉर लाइबिलिटी, सी स्टैंड फॉर कैपिटल, ई स्टैंड फॉर एक्सपेंस, आर स्टैंड फॉर रेवेन्यू। ठीक है। सो देयर आर अराउंड 5 आइटम्स: एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल, ये तीनों आइटम जाते हैं एसओएफपी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, क्योंकि वो अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस करती है। लेकिन एक्सपेंस और रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम, ये उसका पार्ट नहीं बनते, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट नहीं बनते। रीजन क्या है कि जैसे एक हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, ऐसे ही हर बिजनेस की मेन प्रोडक्ट है प्रॉफिट। हर बिजनेस की मेन प्रोडक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, कि आया हुई आर हैविंग प्रॉफिट और आया हुई आर हैविंग लॉस, हम लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो द मेन एलिमेंट ऑफ द बिजनेस। ये कैसे कैलकुलेट होगा? सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वी नीड टू थिंग्स, वन इज नोन एज इनकम, अदर इज नोन एज एक्सपेंस। तो हम क्या करते हैं, इनकम लेते हैं और एक्सपेंस लेते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास प्रॉफिट होता है। तो सवाल के अंदर जितने भी इनकम होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। इज इट क्लियर? ये वाला मेन बुनियादी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी। अच्छा। यस। अब नाउ हाउ ही विल मेक अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ ही विल मेक एन इनकम स्टेटमेंट। सो इनकम स्टेटमेंट हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस की। ट्रेडिंग बिजनेस इज अ बिजनेस जो बाय करती है एंड सेल करती है। बाय एंड सेल। सर समझ में नहीं आया। एक सर्विस बिजनेस भी होता है। सर्विस बिजनेस जस्ट डू एक्ट्स, वो एक्ट करता है, वो एक्शन करता है, वो कोई एक्टिविटी करता है। आपके पास ड्राइवर है, वो एक्टिविटी करता है। आप जो है ड्राई क्लीनर के पास जाते हैं, वो एक्टिविटी करता है। आप इंश्योरेंस के पास जाते हैं, वो एक्टिविटी करता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्टिविटी करता है, वो कुछ देता नहीं। ही डजेंट प्रोवाइड यू एनी फिजिकल थिंग। लेकिन आप किसी शॉप पे कोई चीज बाय करने जाते हो या शॉपिंग करने जाते हो मोस्टली, तो आप उससे कोई चीज बाय करते हो और उसके पैसे देते हो। तो वो जो शॉप वाला है जो चीज आपको सेल कर रहा है वो खुद भी बाय करता है। तो ऐसा बिजनेस जो चीजें बाय करे एंड देन आगे सेल करे, सस्ती बाय करे देन आगे महंगी सेल करे, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं उसको हम? ट्रेडिंग बिजनेस। सो वी आर मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ट्रेडिंग बिजनेस, नॉट फॉर सर्विस बिजनेस। आपका स्कूल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दे आर डूइंग एक्टिविटी, आप उसी एक्टिविटी के पैसे देते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर वो स्कूल एक्टिविटी नहीं करवाए, सारा स्कूल जो है एजुकेशन बंद कर दे, कोई और काम करने लग जाए, तो आप पैसे नहीं देंगे। ठीक है? इज इट क्लियर? यस। सो हाउ टू मेक एन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट करने से पहले हम सबसे पहले लिखते हैं प्राइमरी इनकम। प्राइमरी इनकम, तो प्राइमरी इनकम इज एन इनकम विच इज द मेन सोर्स ऑफ द बिजनेस। एक शोरूम वाला है, उसकी प्राइमरी इनकम जो होती है वो गाड़ी बेचना होता है। तो उस गाड़ी बेचने को जो इनकम मिल रही होती है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, उसको हम बोलते हैं सेल्स। कभी कभार पेपर में वर्ड आएगा सेल्स। लेकिन एक शोरूम वाला जो है उसके पास अगर जगह बड़ी हो, उसके पास प्रेमिसेस बड़ा हो, तो वो किराए पर भी देता है। तो अगर वो किराए पे देता है तो वो रेंट रिसीव करेगा। अगर वो सबलेट करता है कुछ पार्ट, वो शोरूम वाला क्या करेगा, किसी और की गाड़ियां भी सेल करेगा। अपनी गाड़ियों के अलावा किसी और की गाड़ियां भी सेल करेगा। उस पे उसको कमीशन मिलेगा। वो जो कमीशन रिसीव है वो उसकी साइड इनकम है, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इनकम। तो सबसे पहले हम प्राइमरी इनकम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्राइमरी इनकम। प्राइमरी इनकम में रेवेन्यू आएगा, मैंने रेवेन्यू लिखा। उसमें से रेवेन्यू रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, या रिटर्न इनवर्ड हो गया। दीज ऑल आर सेम थिंग। रेवेन्यू रिटर्न मीन्स
सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। जब हमें कस्टमर सामान वापस करता है तो सामान वापस आता है हमारे पास, इन होता है, इसीलिए हम उसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। तो जो भी हमारा रेवेन्यू है उसमें से रिटर्न इनवर्ड हम माइनस करते हैं, जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं नेट रेवेन्यू। सर अगर सवाल में रेवेन्यू रिटर्न ना दिया हो तो लीव इट, छोड़ दें, आप खाली रेवेन्यू लिखें। अगर रेवेन्यू रिटर्न दिया हो तो वो माइनस करके शो करना जरूरी है। अब ये जो सामान हमने सेल किया है, ये जो हमारी प्राइमरी इनकम है, जाहिर है ये सामान जब हमने बेचा होगा तो खरीदा भी होगा। ये सामान अगर हमने आगे सेल किया है तो ये हमने परचेज भी किया होगा। तो ये हमने परचेज कितने का किया? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस में प्राइमरी एक्सपेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्राइमरी एक्सपेंस। प्राइमरी एक्सपेंस से क्या मुराद? अगर आप शोरूम का काम कर रहे हैं तो शोरूम के लिए आप गाड़ियां बाय करते हैं, तो गाड़ियां बाय करने पे जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्सपेंस। सर और कोई खर्चे भी होते हैं? यस। अगर आप गाड़ियां बाय नहीं करें, दूसरे खर्चे करें, रेंट पे करें, सेकेंडरी एक्सपेंस। इंश्योरेंस पे करें, सेकेंडरी एक्सपेंस। वर्कर रखे हुए वेजेस पे करें, सैलरीज पे करें, सेकेंडरी एक्सपेंस। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी एक्सपेंस देखते हैं। अब प्राइमरी एक्सपेंस हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हमने सेल की थी, इसका खर्चा कितना आया, ये जो हमने सामान बेचा था, हमारी इसकी कॉस्ट कितनी है, ये हमें फाइंड करनी है, ताकि हम सही मानों में अपना प्रॉफिट फाइंड कर सकें। तो अब द प्रॉब्लम इज डेट कि हमें नहीं पता कि हमने जो सामान बेचा था ये खरीदा कितने का था, वी डोंट हैव एन आइडिया। तो मैं आपके सामने एक मसला रखता हूँ। वो मसला ये कि यू डोंट हैव एन आइडिया कि आपने कितना एक्सपेंडिचर किया। आपको अम्मी अब्बू ने पैसे दिए थे, यू हैव नो आइडिया कि आपने कितना खर्च किया, यू हैव नो आइडिया हाउ मच यू स्पेंड। बट यू नो कि while you going to the school, the opening cash was the opening cash in your pocket was, जो कैश आपके पॉकेट में था वो 10,000 था। ठीक है। देन यू borrowed some cash from your parents। आप जब सुबह उठे थे स्कूल जाने के लिए, आपके जेब में 10,000 कैश था। आपने कुछ और फर्दर बोरो किया अपने पेरेंट्स से, डेट वाज 2,000। और एट द एंड आप स्कूल गए, आपने खर्चा किया, लगाया, आखिर में जो क्लोजिंग बैलेंस था जो आपके पॉकेट में बच गया, दैट इज अराउंड 3,000, बल्कि मैं लिख देता हूँ 4,000। मुझे बताएं हाउ मच यू स्पेंड टुडे। You don't have an idea at how much you spend today, but you know while going to the school you were having 10,000 rupees in your pocket, and further you borrowed 2,000 from your mother and parents, and then at the end आपने खूब पैसे खर्च किए, the remaining amount is 4,000। So how much you spend? 8,000. शाबाश, what you did बेटा, you 12,000 10,000 minus and 4,000. you deducted this 4,000 Yeah. and final answer got you 8,000। So same thing we will do in cost of sales। We don't know how much was the cost of the product we sold। हमें याद थोड़ी था, हम तो बेचते रहते, बेच रहे थे, बेच रहे थे। सो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं कि हमें ये पता होता है कि हमने कितना परचेज किया था, कितना हमारे पास माल अवेलेबल था, कितना बच गया, हमें इसका आइडिया होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितना माल हमें हमारे पास साल के शुरू में था हम वो लिखते हैं, दैट इज नोन एज ओपनिंग इन्वेंट्री। ये वो माल था जो साल के स्टार्ट में अवेलेबल था। इसमें फिर हम परचेज ऐड करते हैं, अगर हमने कुछ परचेज किया है। फिर हम क्या करते हैं, अगर इस परचेज रिटर्न में से कोई माइनस किया है वो माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो बेचा नहीं है। और साल के आखिर में जो माल बच जाता है वो भी माइनस कर देते हैं। इन सब का जो सम होगा, जाहिर सी बात है, अगर आपका कोई आंसर आएगा तो वो माल होगा जो आपने बेच दिया होगा। अगर माल क्लोजिंग में नहीं बचा तो फिर कहाँ गया होगा, बिक गया होगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये दोनों माइनस क्यों कर रहे हैं, ये हमने बेचे नहीं, ये माल हमारा बच गया था इसलिए माइनस नहीं किया, और ये माल हमने वापस कर दिया था ये भी इसलिए माइनस किया। जो बच गया हमने माइनस किया, और जो किसी और को दिया वो भी माइनस किया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, वो माल जो हमने किसी को बेचा होगा उसकी कॉस्ट। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट है जो मैं करूंगा, वो ये जो परचेज है ना, इस परचेज के पास हम कुछ आइटम और भी लिखते हैं इसमें। एक को हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड।
डू यू हैव एन आइडिया अबाउट कैरेज इनवर्ट? कैरेज इनवर्ट क्या होता है? Yes. जी क्या होता है Yes. बताएं। It's like, It's I think it's transport. yeah, like when we get the goods in the business. यस यस, कैरेज मीन्स डिलीवरी एक्सपेंस। कैरेज मीन्स Yeah. ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। जब आप कोई चीज मंगवाते हैं तो आपको शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। समटाइम गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, दैट इज नोन एज कस्टम ड्यूटी, वो भी पे करनी पड़ती है। सो वाइल ऑर्डरिंग एनी गुड, you have to bear two costs. One is the purchase price of dead item, and other one is the transportation cost. जो जब भी आप कोई ऑनलाइन कोई चीज बाय करते हैं ना, तो दो उसमें चीजें लगती हैं। एक परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो रिटेल प्राइस है, एक उसमें डिलीवरी चार्जेस लगते हैं। तो कैरेज दो होते हैं, एक होता है कैरेज ऑन सेल्स, एक होता है कैरेज ऑन परचेज। तो यहाँ जब भी हमने कोई परचेज की होगी तो कैरेज इनवर्ड उसका पार्ट बनेगा, क्योंकि ये कैरेज अराइज ही परचेज की वजह से हो रहा है। अगर हम परचेज नहीं करते तो एक एक्सपेंस होता ही नहीं, तो ये भी प्राइमरी एक्सपेंस होता है। तो इफ देर इज ए कैरेज इनवर्ड और इफ देर इज कैरेज ऑन परचेज, तो वो ऊपर आएगा। और कभी कभार क्या करता है, इन दोनों की जगह पर एक, वो क्या करता है, बजाय रादर देन समराइज देने के, वो आपको अलग अलग करके दे देगा। वो बोलेगा हमने एयर फ्रेट इतना पे किया, वो बोलेगा हमने कस्टम ड्यूटी इतनी पे की। व्हाट इज एयर फ्रेट? शिपिंग चार्जेस, शिपिंग फेयर। And what is custom duty? When you import something in your country, so in order to protect the domestic goods जो वहां बन रही है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है कि आप बाहर से बाय कर रहे हैं, रादर देन बाइंग फ्रॉम लोकल, रादर देन बाइंग फ्रॉम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, तो आप जो है बाहर से बाय कर रहे हैं तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभार एयर फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी देता है, तो वो परचेज के नीचे ऐड होगा। सो इज इट क्लियर कि जीपी कैसे निकालते हैं? Yes. Yes. अच्छा, जीपी के बाद आपने क्या करना होता है? सेकेंडरी इनकम लिखनी होती है। सेकेंडरी इनकम में क्या क्या आ सकता है? सेकेंडरी इनकम में हर वो चीज आएगी जिसके आगे रिसीव कवर्ड हो, जो इनकम हो हमारी। लाइक रेंट रिसीव, खाली रेंट लिखा होगा वो नहीं, इट शुड बी रेंटल इनकम और रेंट रिसीव। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट नहीं, देयर मस्ट बी अ वर्ड रिसीव्ड। Sir, what about rent payable? रेंट पेबल इज एन एक्सपेंस। Okay. रेंट पेबल मीन्स वी आर पेइंग रेंट, एंड रेंट Okay. रिसीवेबल मीन्स वी आर रिसीविंग रेंट, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो रेंट रिसीव हो, इंटरेस्ट रिसीव हो, कमीशन रिसीव हो, डिस्काउंट रिसीव हो, ये सारे अदर इनकम में आएंगे। अदर इनकम जो भी हो, सिंगल आइटम है यहाँ लिखेंगे। अच्छा, ये जो दो कॉलम है, इट्स अ वर्किंग कॉलम। इफ देर आर टू और मोर देन टू आइटम, आपने यहाँ लिखना है। इफ देर इज अ सिंगल आइटम, यहाँ लिखें। ज्यादातर हम दो या एक आइटम यहाँ लिखते हैं, जैसे ये रेवेन्यू एंड रेवेन्यू रिटर्न, दो आइटम मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन दो से ज्यादा हो, तीन हो, चार हो, तो बेस्ट ये है कि फिर आप उसको इस कॉलम में लिखें और टोटल फिर यहाँ ट्रांसफर करें। ठीक है, ताकि रीडिंग करने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो, देखने में आसानी हो। उसके बाद हम एक्सपेंसेस के ऊपर आते हैं। तो एक्सपेंसेस में या तो एक्सपेंस का वर्ड आएगा, लिखा होगा जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर एक्सपेंस का वर्ड अगर ना हो तो आप देख लें, इस तरह के वर्ड होने चाहिए। आई सेंड यू द डॉक्यूमेंट इन द ग्रुप जिसमें एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, लाइक वेजेस हमारा एक्सपेंस है, सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, हीट एंड लाइट हमारा एक्सपेंस है, और कैरेज आउटवर्ड डिस्काउंट आउट ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो आप सारे एक्सपेंस लिख देंगे इस कॉलम में, और जो भी इनका सम होगा आप ट्रांसफर कर देंगे फाइनल कॉलम में, वो आप माइनस कर देंगे, आपके पास एट द एंड प्रॉफिट आ जाएगा। सो इसको एक बार देख लें जरा। ये क्वेश्चन 11 है, मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। इस फॉर्मेट मैंने ग्रुप में भेजा भी है, आपके सामने होगा, लेकिन जरा इसको कॉपी, इसकी तस्वीर लेने हैं आप, पिक लेने हैं इसकी। हैव यू टेकन द स्नैपशॉट? Yes. ओके, नाउ हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब गाइस इसमें करना क्या है आप लोगों ने, हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है, वी हैव टू मेक एन इनकम स्टेटमेंट। तो पहले में हम आइटम हाईलाइट कर लेते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट ऑर्डिनरी गुड परचेज? आएगा इनकम स्टेटमेंट में? नहीं आएगा? Aika. आएगा, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस। Pen. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट रेवेन्यू? Yeah, I'll come first element. एंड रिटर्न इनवर्ड? यस, Mm.
बिकॉज रेवेन्यू से माइनस करना होता है। यस। कैरेज ऑन सेल्स एक्सपेंस है, नीचे जाएगा। यस। Carriage on sales is carriage outwards. यस यस, कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स। Okay. व्हाट अबाउट वेजेस एंड सैलरीज? Expense. यस। रेंट एंड रेट्स? Expense. इंश्योरेंस? यस। एक्सपेंस। Expense. एक्सपेंस जो होते हैं वो आपने एसएफपी बनाई है ना। ट्रेड रिसीवेबल Yeah. एक्सपेंस नहीं है, कैश Yes, yes, एक्सपेंस yes, नहीं है, yes, बैंक yes. एक्सपेंस नहीं है, मोटर व्हीकल एक्सपेंस नहीं है, बाकी नाम से पता लग जाएगा। हम Okay. पेमेंट्स कर रहे होते हैं ना, किस बात की पेमेंट्स कर रहे हैं? इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहे हैं। एक्सपेंस ज्यादातर रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं, और एक साल के अंदर बार बार हो रहे होते हैं। कैरेज ऑन परचेज? यस। इंटरेस्ट? यस। Yes. डिस्काउंट रिसीव? Sir, interest where will it come? It will come in expense because it's a word interest. If it's Hmm. interest, it's bank charges or it's interest on loan, all will be expense. If there is a Okay. word interest Yeah. received, then it would be income. Okay, okay. Discount received, income. सनड्राई एक्सपेंसेस, समटाइम हम बहुत सारे एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, उनको मिला के हम बोलते हैं सनड्राई एक्सपेंसेस। मिससिलीनियस Okay. एक्सपेंसेस, हमने चाय पी, हमने बिस्किट मंगवाए, हमने फिनाइल मंगवाया, अब छोटे मोटे एक्सपेंस थे 10 रुपए के, 20 रुपए के, हमने सम अप करके उनको बोल दिया मिक्स एक्सपेंसेस, मिक्स सनड्राई एक्सपेंसेस, मिससिलीनियस एक्सपेंसेस। Okay. रेंट रिसीव? Yes. Other incomes may. अच्छा जी। सर ट्रेड रिसीवेबल नहीं आएगा, ट्रेड पेबल नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा। अच्छा, जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारी मजबूरी है, उसमें हमें इन्वेंट्री चाहिए होती है। Opening inventory, yeah. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ, हमें दोनों चाहिए। सो ओपनिंग इन्वेंट्री पे Oh. भी चाहिए होगी। Oh, we add opening inventory and subtract closing inventory? यस यस यस, और दोनों क्लोजिंग इन्वेंट्री पे चाहिए। ठीक है। तो वाइल मेकिंग इनकम स्टेटमेंट हमें इन सारे आइटम्स की जरूरत पड़ेगी। बाकी आइटम जाते हैं एसओएफपी में, बाकी सारे आइटम एसओएफपी के पार्ट बनेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, प्रॉपर्टी, लोन, ड्राइंग। ठीक है, जो चीज एसओएफपी में नहीं जाती वो इनकम स्टेटमेंट में आती है। सो शुड वी स्टार्ट मेकिंग एन इनकम स्टेटमेंट? Yes. यस। सो क्वेश्चन नंबर 3, आई विल मेक अ टू कॉलम हेयर। अच्छा, इसकी जो हेडिंग होती है हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। एज इट नहीं लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये साल की बनती है, हर साल की अलग अलग बनती है, हर साल की सेपरेट बनती है। अच्छा जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद रेवेन्यू। व्हाट्स द रेवेन्यू? Revenues, one, no, वन टू वन? one, 121,300, I think. अच्छा, देन व्हाट विल डू, लेस रेवेन्यू रिटर्न, लेस रिटर्न इनवर्ड। इफ इट इज देयर, अगर है तो माइनस करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैंने देखा था है। अगर नहीं है तो विल गो टू नेक्स्ट स्टेप। इज देयर रिटर्न इनवर्ड? यस, रेवेन्यू के लिए। Yes, 300. सर ये है 300 है, इसको इसमें से माइनस कर दें, यू विल गेट नेट रेवेन्यू दैट इज 121,000। उसके बाद सर क्या करेंगे, लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में याद रखना सबसे पहले आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन्वेंट्री एट 1 जनवरी, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी डेट चाहिए। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद ऑर्डिनरी गुड परचेज या परचेजेस लिखेंगे।
तो सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं। व्हाट इज ओपनिंग इन्वेंट्री? 9650। Sir, I have a question. When we're writing income statement, for which date will we be writing? We will write for the year ended. We will write it for the year ended. So no date, like no specific On date. a date is there. We will write the closing date on which our year close. Like it is written in mostly in the requirement. 31st, 31st of 2014. 2014. The closing date, like this. Okay. 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 Now we'll go. Sir, जी जी. if is there like can cost of sales be called cost of goods sometimes, or it's just No, cost of the new sales? word is cost of sales. The old word is cost of goods sold. इसके लिए नया वर्ड यूज होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। पहले होता था Mm. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लाइक रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू। रेवेन्यू का पुराना नाम था सेल्स, अब उन्होंने कन्वर्ट करके इसका नाम रेवेन्यू कर दिया। सो द बेटर ऑप्शन इज, अगर आपको सीआई देना है, अकाउंटिंग के पेपर देना है अपने फ्यूचर में सीआई Maybe. में भी ना, तो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करें, मॉडर्न वर्ड यूज करें, सॉरी, जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी हम वो यूज करें। सो द मॉडर्न वर्ड इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। रादर देन यूजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यूज कॉस्ट ऑफ सेल्स। Okay. अच्छा, परचेजेस 67,000। Now, after purchases, we will write carriage inward. If there is carriage inward, अगर है कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज, हम वो लिखेंगे। ऑर्डर कोशिश कीजिएगा सेम रखिएगा। लाइक पहले ओपनिंग इन्वेंट्री देन परचेज, ऊपर नीचे मत कीजिएगा। इज देयर कैरेज ऑन से कैरेज ऑन परचेज या कैरेज इनवर्ड या Uh, एयरफील्ड कस्टम? यस, इट yeah. इट इज देयर। ये रहा कैरेज ऑन परचेज 1260, तो हम क्या लिखेंगे? कैरेज ऑन परचेज। वन टू सिक्स जीरो, ठीक। उसके बाद हम माइनस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न माइनस करते हैं। सो एज इज देयर एनी रिटर्न आउटवर्ड? मुझे तो नजर नहीं आ Yes. रहा। सर No. फिर क्या करें? इफ देयर इज नो रिटर्न आउटवर्ड देन व्हाट शुड वी डू? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्लोजिंग इन्वेंटरी। Closing inventory. Minus closing माइनस inventory. करेंगे, ठीक, माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। जब भी कोई चीज लेस करनी हो, लेस का वर्ड लिखा करें और ब्रैकेट में लिखा करें। सो क्लोजिंग इन्वेंटरी का अमाउंट है 11,200। हम इसको नेट कर देते हैं। कैन यू सबमिट फॉर मी? कितना अमाउंट बना? प्लस, प्लस एंड देन माइनस। प्लस 9650 प्लस 67,000 प्लस 1260 माइनस 11,200। 66710. Yeah. 66,710. We will deduct it from here and we will write the word cost of sales. We will write the word here cost of sales. And then what I will do, मैं यहाँ से इसको लेस करूंगा। मतलब ये जो दो आइटम है ना, एक आपके पास ये है रेवेन्यू, और एक आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल है। ये जो हमारा फाइनल रो होती है, टोटल कॉलम होता है। अच्छा, ये लाइनें लगाना जरूरी है। वाई डू वी पुट दिस लाइन? कि ये ऊपर का काम अब खत्म हो गया, अब ये फिगर फाइनल हो गया। वाई डू वी पुट दिस लाइन? कि आगे जाके ये काम खत्म हो गया, अब आगे जो आंसर आएगा ये पार्ट बनेगा आगे कैलकुलेशन का। सो 121,000 माइनस 66,710 कितना है आंसर? जी बेटा। 54,290. 54,290। 290. 290. 290. दिस इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। सर अब आगे क्या होगा? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? वी विल राइट ऐड अदर इनकम। अब हम क्या करेंगे? जो हमारी सेकेंडरी इनकम होती है उसको लिखेंगे। अगर है
सवाल में पहले देखा करें कि इज देयर एनी अदर इनकम या नॉट, कोई रेंट रिसीव, कोई कमीशन रिसीव है या नहीं है। तो लेट्स सी इन द क्वेश्चन। सर अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है? डिस्काउंट रिसीव आ सकता है, रेंट रिसीव आ सकता है, और कोई आइटम? सर और कोई आइटम नजर नहीं आ रहा, बस ये दो ही नजर आ रहे हैं। तो ये दो ही आ सकते हैं। हम लिख लेते हैं डिस्काउंट रिसीव एंड रेंट रिसीव। इसके आगे रिसीव का वर्ड होगा। व्हाट्स द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव एंड रेंट रिसीव? Five 560 six एंड for 175। discount discount. इन दोनों को प्लस करें, एंड व्हाट यू विल डू, जो भी प्लस करके आंसर आए इनके पैरेलल लिखते हैं। 560 प्लस 1750, जो भी आंसर है इनके पैरेलल लिखते Two हैं। thousand 2,310. 2000, 310. सॉरी ये तो ऐड करेंगे ना हम, क्यों प्लस कर रहे हैं, माइनस। ये तो हमारी इनकम है, इनको टोटल कर दें, हमारे पास ग्रॉस इनकम आ जाएगी। सर ये क्यों प्लस कर रहे हैं, ये इनकम है तो इनकम इनकम में ऐड होगी। जी बेटा, मुझे बताइए फाइनल आंसर क्या आया? 56,600. 56,600, ठीक है। अच्छा इसके आगे कुछ लिखते नहीं है, वरना इसको हम ग्रॉस इनकम बोलते हैं। ग्रॉस इनकम, ओवरऑल ग्रॉस इनकम। ग्रॉस का मतलब बिफोर डिडक्शंस। अब डिडक्शंस होंगी। अब हम हेडिंग देंगे लेस एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकता है? एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकता है? एक्सपेंसेस में अगर हम स्टार्टिंग देखें, परचेज हो गया, रेवेन्यू हो गया, रिटर्न वर्ड हो गया, कैरेज एंड सेल्स आएगा, वेजेस एंड सैलरीज आएगा, रेंट एंड रेट्स आएगा, इंश्योरेंस आएगा, कैरेज एंड परचेज तो हो गया, इंटरेस्ट आएगा, डिस्काउंट रिसीव हो गया, सिंड्री एक्सपेंसेस आएगा। ये एक्सपेंसेस आएंगे। बाकी सारे आप कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं। सो शुड यू स्टार्ट? यस। हम आ जाते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कैरेज एंड सेल्स। कैरेज एंड सेल्स इज 400, then wages and salaries. I'm just writing the word wages because time is short. Wages and salaries is 23,700. So दूसरा क्या है? रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स का वैल्यू कितनी है? 7350। उसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी है? इंश्योरेंस की वैल्यू है 1480। फिर कैरेज एंड परचेज ये हो गया। देन उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट है, तो आई विल राइट द वर्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कितना अमाउंट है सर? 250। आई विल राइट है 250। देन हमारे पास, अच्छा यहाँ जगह कम पड़ी तो मैं इसको जरा ऊपर कर देता हूँ, टू मेक द अरेंजमेंट बेटर। सर उसके बाद आएगा सन्ड्रा एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है सन्ड्रा एक्सपेंसेस का? 10510। इसका टोटल कर लेते हैं, इन सबको प्लस करने हैं, कितना अमाउंट है?
It's 43,690. You done a very quick calculation. How? I was adding it while writing. 43,690. 690. अच्छा जी। अच्छा, ये इसके पैरेलल लिखना है। सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है जिसको हम अलग रो में लिखते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं। बाकी सब पैरेलल लिखना होता है, जो भी टोटल होता है उसके पैरेलल, यानी लास्ट जो आपकी एंट्री होती है उसके पैरेलल लिखना होता है। सो यू विल नाउ व्हाट यू विल डू। अब हमारे पास लास्ट जो सबसे लास्ट फाइनल जो हमने कैलकुलेशन की थी वो इसकी की थी, ग्रॉस इनकम की। और ये हमने एक्सपेंस की थी, इन दोनों का डिफरेंस देना है। और मुझे बताएं व्हाट्स द फाइनल आंसर। 12,910. 12,910. 12,910। 910. हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है। अब आपने ये करना है, क्वेश्चन नंबर 11 करना है। स्क्रीन ही हैंग हो गई, व्हाट हैपेंड। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है। कौन सा क्वेश्चन करवाया? क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, इसको एक नजर देख लें, क्वेश्चन 3 को एक नजर आप देख लें, ये कैसे हुआ है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करवाया था। मैं आपको उसकी पिक दिखा देता हूँ क्वेश्चन 11 की। ये क्वेश्चन 11 है, देख लें हाउ इट इज सॉल्व। ठीक है, मैं एक बार मिटा दूं, जो चीज़ें मैंने इजाफी लिखी है मैं उनको मिटा देता हूँ, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। आपने ये क्वेश्चन घर से सॉल्व करना है। कर लेंगे इसको सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 11 को। Yes. Yes. ठीक है। एंड उसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी एक नज़र देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, तो डू यू हैव द शीट? आप उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन 11 को ट्राई करें। ये मत देखें, पहले आप खुद करें। अच्छा, अब इसमें देखिए मैंने एक चीज Okay. दे रखी है, सी फ्रेट, कस्टम ड्यूटी। समटाइम सवाल में कैरेज इनवर्ड नहीं दिया होता, कैरेज ऑन परचेज नहीं दिया होता, तो उसकी जगह उसको ब्रेक करके सी फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी दिया होता है। एक ये कि मैं आपको बोलूँ फ्रूट्स आए 4,000 के, फ्रूट्स आए 4,000 के, और फिर ये कि मैं ब्रेक करूं, बनाना आए थे 1,000 के, मैंगो आए थे 2,000 के, एप्पल आया था 1,000 का, टोटल कितना हो गया 4,000। तो समटाइम कैरेज इनवर्ट का सिंगल वर्ड होता है और उसके आगे अमाउंट होता है। समटाइम हम कैरेज इनवर्ट को ब्रेक कर देते हैं कि इसमें सी फ्रेट इतना था, शिपिंग चार्जेस इतने थे, और गवर्नमेंट की कस्टम ड्यूटी इतनी थी। ठीक है, तो वो तीनों पार्ट बनते हैं ऊपर परचेस के नीचे आने के। सो क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका होमवर्क है। सो विल यू ट्राई इट? तो ये आपने करना है, मुझे भेजना है। और Sir, I have a question. यस यस, जस्ट वेट What वेट। is bad debt below